दी गई बातों का जब अनुपालन शुरू होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। क्लियर है? चलो, ये भारतीय संविधान व राज व्यवस्था का एक सामान्य मतलब हुआ। अब अगर मान लीजिए भारतीय संविधान की बात करें तो सिंपल सी बात है, आप इसे परिभाषित कर सकते हैं ना कि भाई भारतीय संविधान का मतलब हुआ कि भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने वाले जो भी बिंदु हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो दस्तावेजी संकलन होगा वही दस्तावेजी संकलन भारतीय संविधान कहलाएगा। और भारतीय संविधान में शासन प्रशासन को संचालित करने वाले जो भी बिंदु निहित हैं, जब उन बिंदुओं को हम व्यवहार में ला देते हैं, प्रयोग में ला देते हैं, तो वहीं पर किसका प्रादुर्भाव होता है? भारतीय राज व्यवस्था का। तो इस तरह से हम लोगों ने भारतीय संविधान व भारतीय राज व्यवस्था का मतलब समझने का प्रयास किया, वो भी अनौपचारिक मतलब। अब हम लोग चलते हैं इसके औपचारिक मतलब की तरफ, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, जैसा मैंने बताया दोनों एक ही बात हुई, बस फर्क क्या है? एक का अप्रोच थ्योरेटिकल है और दूसरे का अप्रोच प्रैक्टिकल है। अब जरा सोचिए, अक्सर अमूमन यह देखा गया है कि जो हमारी शिफ्ट होती है, हमारी मूवमेंट होती है, सामान्य मूवमेंट, वो थ्योरी टू प्रैक्टिकल होती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा पाएंगे कि कोई पहले प्रैक्टिकल सीख जाए फिर थ्योरी को जनरेट करे। ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जरा खुद ही बताइए, पहले हम भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करें या भारतीय राज व्यवस्था को? अगर हम थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं तो निसंदेह पहले हमें भारतीय संविधान को समझना चाहिए। इतना तय है कि जैसे ही आप भारतीय संविधान की समझ विकसित कर लेंगे, भारतीय राज व्यवस्था भी स्वतः ही समझ जाएंगे, है ना। तो हम लोग बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान को समझते हुए भारतीय राज व्यवस्था समझेंगे। भारतीय संविधान। देखें, अब ये जो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है भारतीय, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं और केवल बात करते हैं संविधान की। संविधान समझ जाएंगे तो जो समझे होंगे उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू कर दिया जाए तो वही भारतीय संविधान की बातें हो जाएंगी। तो एक सामान्य स्वरूप में हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है ना। तो ध्यान रखेंगे, जैसा अभी अभी संविधान की अनौपचारिक परिभाषा बताते हुए आपको बताया था कि यह एक दस्तावेज होता है ना। दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट। जैसे आपके पास मान लीजिए कुछ पन्ने हैं जो बेसिकली किसी सब्जेक्ट विशेष के आपके नोट्स हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट का नोट्स आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि ये दस्तावेज है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अगर कोई कागजात है तो आप उसे भी दस्तावेज कहते हैं। तो ठीक इसी तरह संविधान क्या होता है? एक दस्तावेज होता है। और जरा सोचो, अगर मैं केवल 10 से 15 व्हाइट शीट अपने हाथ में पकड़ लूँ तो क्या मैं खाली पन्नों को दस्तावेज बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। तो एक बात आप यही गांठ बांध लेंगे कि संविधान को यदि हम दस्तावेज बोलते हैं तो इतना तय हो गया कि इसके अंदर जो बातें होंगी वो हर हमेशा लिखित रूप में होंगे, है ना। अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कल हो सकता है आपके मन में ये आए कि भाई संविधान का तो एक प्रकार अलिखित भी होता है। वहाँ पहुँचेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यहाँ से समझते चलेंगे। अगर ये तय हो गया कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह संविधान है तो तय मानिए संविधान एक दस्तावेज होता है। और जब भी बात दस्तावेज की होगी उसमें ओरल कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वर्बल होगा, क्योंकि वर्बल फॉर्मेट को ही हम दस्तावेज बोलते हैं। अब अभी मैं मुंह जुबानी जो बातें बोलते जा रहा हूं, अगर इसे कहीं लिखा ना जाए तो क्या मेरी बोली हुई बातें दस्तावेज कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी। लेकिन मेरी बोली हुई बातें अगर कहीं लिख ली जाए तो जहां पर उसे लिखा जाएगा उसे आप दस्तावेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो लिखित फॉर्म में ही होगा, है ना। तो ये बिल्कुल कॉमन समझ लेंगे।
अभी बता दे रहा हूँ, नहीं तो कई दफ़ा वो आपकी आत्मा भटकने लगेगी कि क्या बोल दिए। संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, आप गांठ बांध लेंगे, उसका कंटेंट हमेशा लिखित ही होता है। लिखित नहीं होता तो हम उसे दस्तावेज नहीं बोलते। आगे हम लोग समझेंगे कि जब लिखित संविधान में भी दी गई बातें लिखित होती है और अलिखित में भी दी गई बातें लिखित होती है, तो फिर लिखित और अलिखित नाम क्यों दिया जाता है। इसके अपने लॉजिक हैं, उस लॉजिक पर हम लोग बात करेंगे जब लिखित व अलिखित संविधान में विभेद प्रकट करने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए सामान्य संदर्भ में कि संविधान एक प्रकार का दस्तावेज होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वैसा ही दस्तावेज होता है जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की कि किसी सब्जेक्ट का 10-15 पन्ने का नोट्स जिसको मैंने दस्तावेज बोल दिया, क्या उस टाइप का ये दस्तावेज होता है? नहीं, यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो लीगली सैंक्टिफाइड होता है, यानी इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ये वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है। कैसा दस्तावेज? वैधानिक मान्यता प्राप्त। इसे लीगल सैंक्टिटी प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठीक है साहब, संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज है, तो अगली बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बार तय हो गया कि यह वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, तो इस दस्तावेज के अंदर क्या कुछ होगा? जाहिर सी बात है, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु समाहित होंगे, है ना। इस दस्तावेज में क्या होगा? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु समाहित होंगे, यानी शामिल होंगे। समझ रहे मेरी बात? तो अब चाहे भारतीय संविधान की बात की जाए या फिर ब्रितानी संविधान की यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की, हर देश का संविधान एक दस्तावेजी स्वरूप में ही होता है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, लेकिन होगा दस्तावेजी स्वरूप में। दस्तावेजी स्वरूप में होने का तात्पर्य है कि उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होंगे वो लिखित होंगे। दूसरी बात, उन बिंदुओं के माध्यम से, उन प्रिंसिपल्स के माध्यम से देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो अगर आप एक वाक्य में या एक से दो वाक्य में लिखना चाहे तो आप प्लीज लिख लीजिए। पहले आप संविधान लिखेंगे, उसके सामने डैश लगाएंगे और फटाफट लिख डालो। संविधान किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं को समाहित किया हुआ वैधानिक मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है। फिर से सुन लीजिए, संविधान किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं को समाहित किया हुआ एक वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है। क्लियर है? तो चलो, ये बिल्कुल एक छोटी सी परिभाषा हुई संविधान की। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, चाहे संविधान किसी भी देश का हो, हर देश के लिए उस देश का संविधान मूल विधि की भूमिका में होता है। मूल विधि, मूल विधि को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ, है ना। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ, फंडामेंटल लॉ या सुप्रीम लॉ, सुप्रीम, सर्वोच्च विधि। कहने का मतलब कि देश के अंदर जिस किसी भी नई विधि का सृजन किया जाएगा, उस विधि को मान्यता तभी मिलेगी जब वह विधि संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ सापेक्षता रखे, है ना, उसको चुनौती ना दे बल्कि उसके साथ सापेक्षता रखे, तो जाके उसे हम मूल विधि करार देंगे। जैसे मान लीजिए भारतीय पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंदर तमाम प्रावधान उल्लेखित है। अब जरा सोचिए, भारत की संसद ने सपोज कोई कानून बनाया और पता चला कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के किसी उपबंध या उपबंधों को चुनौती दे रहा हो, उस स्थिति में संसद ने जो भी कानून बनाया है उसे न्यायपालिका द्वारा निरस्त करार दे दिया जाएगा। किस आधार पर निरस्त किया गया? क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया कानून देश की मूल विधि अथवा सर्वोच्च विधि यानी देश के संविधान को चुनौती दे रहा था। तो आपको नहीं लगता कि देश के अंदर बनने वाली जो विधियां हैं, उन विधियों के लिए आप कह सकते हैं पैमाने का काम करता है संविधान।
है ना, एक तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। संविधान के माध्यम से ही दूसरी विधियों का एक तरह से कह सकते हैं उनकी वैलिडिटी का आकलन होता है। तो यही कारण है कि संविधान को हम मूल विधि कहते हैं। इसके अलावा इतनी बातें बस ध्यान रखेंगे कि संविधान देश की मूल विधि होता है तथा यह वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है। और इस दस्तावेज में कौन सी बातें होती है? इस दस्तावेज के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाली बातें लिखी गई होती है। तो ये बेसिकली शब्द संविधान का एक सामान्य मतलब हुआ और औपचारिक मतलब हुआ। कहने का मतलब कि अभी जो बातें मैंने आपको बताई, आप इसे अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में जहां आवश्यकता पड़ती है तो आप यही बात लिखेंगे। अनौपचारिक बातें तो आपकी समझ विकसित करने के लिए मैं बताया था, है ना। तो ये बेसिकली अभी हमने संविधान का एक सामान्य मतलब समझा। कल के एपिसोड में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, है ना, भारतीय संविधान से, और या फिर कह लो कि संविधान के जो दो अलग अलग प्रकार हैं, लिखित संविधान व अलिखित संविधान, हम लोग उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका एपिसोड नंबर 1 मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इट शैल बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।